हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर वर्ष 2022 का और लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा स्वतः शोध अन्वेषण विधि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए, यानी मैचिंग वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यानी ग्रामर का संबंध किससे है? तो ग्रामर एक भाषा में निहित नियम होता है, यानी ए का मैच ऑप्शन बी के साथ कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से होते हैं? आपका सही आंसर होगा कि ये होते हैं आपका विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। और अगला कारक है कि रुचि एवं विद्यार्थियों की अभिक्षमता, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी पहला और तीसरा आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए शिक्षण अधिगम सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? आपका सही आंसर है बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात टीएलएम होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण किस सिद्धांत से संबंध रखता है? आपका सही आंसर है यह संबंधित है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्बलन देंगे? आप एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को सतत पुनर्बलन किस परिस्थिति में देंगे? आपका सही आंसर होगा आप उनको देंगे जब विद्यार्थी नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए प्रयास करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैश लाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया तो आप विज्ञ हैं स्मृति के संचालन से। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा संवेदी स्मृति। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चे की कौन सी विशेषताएं होती है? तो अधिगम जो अक्षम विद्यार्थी होते हैं उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है? आपका सही आंसर होगा कि ये आपकी जो लिखते समय अक्षरों को छोड़ना, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है अधिगम अक्षम विद्यार्थियों की। और दूसरा, गणितीय चिन्हों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होगा? तो समावेशी वातावरण के विकास में कौन सा सहायक होगा? आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, ये सही होगा। और अगला है कि बाधा रहित वातावरण का सृजन करना, ये पॉइंट भी सही दिया गया है। पाठ्यचर्या अनुकूलन एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन, ये भी सही दिया गया है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है? तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त कौन कौन सा करता है? इन चारों में से आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे कि सभी बच्चे साथ साथ सीखते हैं। यानी समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय क्या है कि इसमें क्या होता है कि सभी बच्चे साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और अगला हो जाएगा आपका कि इसमें व्यक्तिगत सीखने के तरीके पर ध्यान दिया जा सकता है। अगला है कि सफलतापूर्वक सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं उनको समान समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पहला, तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 केंद्रित करती है। तो NEP 2020 अर्थात
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये किसको केंद्रित करती है? आपका सही आंसर है ये केंद्रित करती है आपका 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षण अधिगम को बच्चों की आवश्यकताओं एवं सीखने के तरीके के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका वो क्या होगा कि ये अधिगम के लिए आकलन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय से पूरी करती है, वह नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है, यह है। तो यह किस प्रकार का अभिप्रेरण होगा, किस प्रकार का मोटिवेशन होगा? आपका सही आंसर है ये मोटिवेशन हो जाएगा आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है रक्षा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना अभिप्रेरित है यह जानने के लिए आप किस तकनीक का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं? तो किस तरीके का प्रयोग करेंगे आप, कौन सी विधि अपनाओगे? आपका राइट आंसर होगा कि ये आप अवलोकन विधि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार एक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है को कहते हैं? क्या कहते हैं? मैस्लो का जो अभिप्रेरणा से मैस्लो के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो किससे संबंध रखता है? अभिप्रेरणा का मूलभूत सिद्धांत दिया गया है, आवश्यकता का मूलभूत सिद्धांत अभिप्रेरणा मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका आत्मसिद्धि। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे में प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है तो यह दर्शाता है उसकी, क्या दर्शाता है? आपका सही आंसर होगा ये दर्शाता है उसकी अभिक्षमता को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन ए संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित करते हैं। कथन दो ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है तथा परस्पर संबंधी हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका वो क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि दोनों कथन सत्य हैं। ये दोनों जो कथन दिए गए हैं ऊपर, कथन ए और कथन दो, ये दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणात्मक समझ के तरीके हेतु सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा होना चाहिए इन चारों में से? आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका रेगिस्तान में पौधे के कांटे क्यों होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन ऐसे प्रश्नों से बच्चे में क्या होता है कि अवधारणात्मक समझ डेवलप होती है, विकसित होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे? तो सृजनात्मक बच्चा आप किसको कहेंगे? आपका सही आंसर है सृजनात्मक बच्चा कहेंगे आप उपरोक्त सभी को, अर्थात यानी जिसमें जो नए विचार प्रस्तुत करता हो उसको सृजनात्मक बच्चा कहेंगे, जो नई वस्तुएं बनाता हो उसको भी कहेंगे, जो अपने कार्य में नवीनता और मौलिकता का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 से 8 वय वर्ग के बच्चों के विकासात्मक कार्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए आपका? ये होगा आपका सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना और पढ़ने, गणना करने एवं लिखने के मूलभूत कौशलों का विकास करना, यानी दूसरा और तीसरा आपका सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीना एक प्रतिभावान छात्रा है कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसे मेधावी कहा जा सकता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसकी कक्षा नीरस है। एक शिक्षक के रूप में आप रीना की कैसी सहायता कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर होगा कि किस प्रकार से आप शिक्षक होने के नाते रीना की सहायता करेंगे। आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे कि उच्च स्तरीय कौशल विकास हेतु रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करके आप रीना को संतुष्ट कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में टीम भावना के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण सहायक होगा? विद्यार्थियों में टीम भावना, ग्रुप
की जो भावनाएं डेवलप होती है विद्यार्थी में, वो किस प्रकार के वातावरण में सहायक होगी? आपका सही आंसर है ये सहायक होगी आपके सहयोगात्मक से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए? तो कक्षा शिक्षण में इनमें से कौन सी बात शिक्षक को ध्यान में रखनी आवश्यक होती है? आपका सही आंसर होगा कि ये जो वैयक्तिक विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण करना चाहिए। क्लास में विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थी आए हुए हैं विभिन्न, तो ये बातें शिक्षक को ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं हैं? तो संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? इन चारों में से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका दूसरों को अभिप्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए, स्वयं में संवेगों का प्रबंधन होना चाहिए, अर्थात दूसरा और तीसरा आपका सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में पढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्न दो प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है आपसे, आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये आत्म सात्मीकरण और अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरों से भिन्न करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका, उसको क्या कहते हैं? उसको हम असहभाव कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के सिद्धांत के पारस्परिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर है कि समाज के नियम लागू करने के आधार पर। ध्यान रखिएगा कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुत प्रकार की बुद्धियाँ होती है, बहुत प्रकार की बुद्धियाँ होती है, जैसे शाब्दिक होती है, गणितीय होती है, शारीरिक, गत्यात्मक आदि। इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका गार्डनर के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि कथन दिया गया है कि ऐसे शील गुण जो अत्यधिक आनुवंशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। और इसकी व्याख्या दी गई है कि लंबाई अत्यधिक आनुवंशिक होती है, किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बढ़ रही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि कथन सत्य है, उसकी व्याख्या भी सत्य है, अर्थात ये दोनों कथन सत्य दिया गया है और इसकी जो व्याख्या है वो भी यहाँ पे सही दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन, और यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतने ही सरलता के बाद में सूचना को याद किया जा सकेगा। कथन नंबर 2 है कि जब हमें कोई सूचना प्राप्त होती है उस समय हम प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है सूचना के दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश की संभावना उतनी अधिक होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका कि ये यहाँ पे दोनों कथन, पहला और कथन दूसरा, यहाँ पे सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये बाल विकास एवं ये जो शिक्षण शास्त्र है इससे संबंधित 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।